आप जो पेशे में हैं वो पेशे को लेकर उसमें नेता भी आते हैं, क्रिमिनल भी आते हैं, आम पब्लिक भी आती है, लेकिन चुनाव क्यों लड़ना है? अभी जो खतरा है देश के सामने में वो है संविधान के ऊपर खतरा है कि इस पर षड्यंत्र चल रहा है कि इसको मिटा देना है, हटा देना है, बदल देना है। पूरे संसाधन का मालिक किसको बना दिया? अडानी को बना दिया, अंबानी को बना दिया। चंदा लो और धंधा दो। कहता है विकास। कौन सा विकास? किसका विकास? जमीन चला गया, 24 लाख एक एकड़ में मिला। हजारीबाग में अगर वो रहने के लिए एक कट्ठा जमीन खरीदा तो 35 लाख रुपया लग गया। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, मैं वैक्सीन नहीं लिया हूँ। अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के अर्थव्यवस्था को, देश की संसाधन को इनके हवाले कर देते हैं और उनसे फिर कमीशन लेते हैं। करोड़ों अरबों रुपया का चंदा लेकर एक नया सड़क निर्माण करने के लिए भारत माला सड़क परिवहन ला रहा है। ये सड़क से क्या होगा? ये सब बात अगर आप करेंगे तो लोग बोलेंगे आपको आप विकास विरोधी। आज हमको जाने के लिए कोई गाड़ी तो, रेलगाड़ी तो मिली नहीं। रेलगाड़ी किसको मिला? अडानी को मिला। रेलगाड़ी किसको मिला? कोयला ढोने के लिए मिला। कोयला तो ढो रहा है, हम तो उजड़ रहे हैं। राम मंदिर, 5 किलो राशन और गैस के अलावा और भी कुछ किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें चुनौतियां होंगी आपके सामने। जो 5 किलो की बात कहते हैं, 5 किलो अनाज जब खेत नहीं रहेगा तो मोदी जी अपना पॉकेट से नहीं लाएंगे। हजारीबाग तपना शुरू हो गया, जबकि हजारीबाग शहर को बागों की शहर कहा जाता था। जिस चीज की बात आप कर रहे हैं उनके सामने आप टिक पाएंगे? जेपी जो है, बीजेपी भी है और जेपी भी है। बीजेपी के जो भी उम्मीदवार हैं वो इस क्षेत्र को लूटने का काम किया है। हमारा मुद्दा देश का संविधान बचाने का है, यहाँ पर रोजी रोजगार करने का है, नियोजन नीति बनाने का है, पलायन रोकने का है, और जो खुल गया उसमें लोगों को रोजगार दिलाने का है, और जहां नहीं खुला वहां उसको रोकने का है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द पंचायत न्यूज़। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो एक पेशे से अधिवक्ता हैं, लेकिन जिस तरह से चुनावी बिगुल बजा है, भारत में लोकतंत्र का महापर्व चला है, उसी को लेकर आज हमारे साथ हैं अनिरुद्ध दांगी जी हैं, जो पेशे से एक अधिवक्ता हैं और उन्होंने हजारीबाग लोकसभा से नॉमिनेशन फाइल किया है। किस पार्टी से किया है वो जानेंगे और क्यों किया है वो जानेंगे। तो सबसे पहले दांगी जी, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार जोहार, और तमाम आपके न्यूज चैनल के श्रोतागण को भी जोहार। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि जिस पार्टी से आप हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आपको हजारीबाग लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है, उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी। आप जो पेशे में हैं वो पेशे को लेकर उसमें नेता भी आते हैं, क्रिमिनल भी आते हैं, आम पब्लिक भी आती है, लेकिन चुनाव क्यों लड़ना है? सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव क्यों लड़ना है एक अधिवक्ता होते हुए। जो आप मतलब सरकारी अधिकारी हो या फिर कोई भी हो, अगर आम पब्लिक हो या फिर क्रिमिनल्स हो या नेता हो, सबकी बात सबसे मिलते जुलते रहते हैं, या फिर वो जेल के अंदर हो या जेल से बाहर हो। लेकिन ये इस चुनावी माहौल में क्या हो गया ऐसा कि आपको भी चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ गई? देखिए, हमारा जो पेशा है, ये पेशा ज़रूर है कि हम लोग किसी भी लोगों को डिफेंड करते हैं, अपराधी को भी करते हैं, और कुछ गलत तरीके से फंसाए गए रहते हैं सबको भी करते हैं। लेकिन वो तो हमारी एक प्रक्रिया है, न्याय दिलाने की प्रक्रिया है। लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने की जो बात है, चुनाव लड़ने की बात है जो देश के अंदर चल रहा है। संसद सर्वोच्च है, और अभी जो खतरा है देश के सामने में वो है संविधान के ऊपर खतरा है। आज देश का संविधान, आज देश आज़ादी 75 साल पूरा कर लिया और पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं हुआ। मैं मानता हूँ इस बात को, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। और लागू हुआ नहीं कि एक इस पर षड्यंत्र चल रहा है कि इसको मिटा देना है, हटा देना है, बदल देना है। संविधान के ऊपर खतरा है। इसलिए चूँकि मामला ये है कि आज देख लीजिए, इसी भारत के संविधान में एक धारा है 39B, जो कहता है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका स्वामित्व ग्राम समुदाय के हाथ में है, ग्राम समुदाय के हाथ में। आज तक जितना भी देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन है, एक भी संसाधन, चाहे वो माइनर मिनरल्स की बात हो चाहे मेजर मिनरल्स की बात हो, किसी भी संसाधन पर ग्राम समुदाय मालिक नहीं है। कौन है? आज पूरे देश में जो सत्ता में बैठे लोग थे, इस पूरे संसाधन का मालिक किसको बना दिया? अडानी को बना दिया, अंबानी को बना दिया, बिरला को बना दिया, टाटा को बना दिया। और इसके अलावा जो देश के अंदर पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी, उस सारे कंपनी को
प्राइवेटेशन के तहत सारा काम भी इनको दे दिया। आज देख लीजिए देश के अंदर एयरपोर्ट और प्राइवेट हो गया। बेस्ट एयरपोर्ट जो था जिससे इंटरनेशनल उड़ान होता था, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरा जाता था, वो सब अडानी को मिल गया। उससे कम रेवेन्यू वाला एयरपोर्ट दूसरे कंपनी को मिल गया। सी पोर्ट का अगर बात करते हैं, पानी बंदरगाह का, तो वो भी अडानी को मिल गया। रेलवे प्लेटफॉर्म भी अडानी को मिल गया। तो पूरे देश में जनता और जो सार्वजनिक उपक्रम था देश का, उसको बंद कर दिया गया और सारा प्राइवेट कंपनियों को, गिने चुने कंपनी को दे दिया। बदले में क्या हुआ? देश में एक चीज़ चल रहा है अभी, आप लोग सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के हिसाब से चंदा लो और धंधा दो। यहाँ भी चल रहा है। जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, कहता है विकास। कौन सा विकास? किसका विकास? आप देख लीजिए बड़कागांव क्षेत्र में जिसकी ज़मीन चली गई। इसके पहले अगर आप मानते कि ज़मीन के पहले ज़मीन में खेती बाड़ी करता था, पूरा परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन ज़मीन चला गया। 24 लाख एक एकड़ में मिला। हज़ारीबाग में अगर वो रहने के लिए एक कट्ठा ज़मीन खरीदा तो 35 लाख रुपया लग गया। और अगर इस सूझबूझ में आया तो 10 लाख का कर्जा ऋण पर वो ज़मीन खरीदा, और नहीं तो अगर 75 लाख मिला। और यहाँ पर क्या किया? जैसे इस क्षेत्र में कंपनी आई, ज़मीन अधिग्रहण का काम हुआ, सारे युवाओं को ब्राउन शुगर का लत लगा दिया। अब एक डोज थोड़ा सा पता नहीं, मुझे तो नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि सूंघता है और मस्त रहता है और रुपया गिनते रहता है कि हमारे पास तो पैसा है अब उतना काम करने का। तो जो यहाँ पर विस्थापन का जो समस्या किया सरकार ने, ये सबसे बड़ी विडंबना ये है इस बात की कि विस्थापन इतना बड़ा दर्द है कि लोगों को मिटने के लिए मजबूर हो गया है, मिट रहा है। अब लोग नहीं रहेंगे। आज देख लीजिए, जब चट्टी बारियातू कोल ब्लॉक में कार्बन मोनोऑक्साइड इतना बढ़ा ओपन कास्ट से कि वहाँ 2 बिरहोर परिवार के लोग मर गए, एक बच्ची मर गई, एक बिरहोर मर गया। क्यों? इसलिए कि जब ओपन कास्ट होता है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इथेन गैस होता है, कोल बेड मीथेन गैस होता है, ये सारा गैस एक साथ ब्लास्ट कर जाता है, निकल जाता है। तो जो कमज़ोर, जिसके बॉडी पर सेट नहीं करता तो मरेगा। कल भी एक मरा है पगार में। लेकिन दांगी जी, सवाल वही उठता है कि अभी जो ये लोकसभा है वो देश भर, मतलब पूरा राष्ट्र के हित की बात हो रही है। लेकिन अगर राष्ट्र हित की बात करें तो जब अगर ये सवाल विपक्ष के नेताओं से पूछा जाता है या सत्ता में रहे नेताओं से अगर पूछा जाता है तो कहते हैं ये सब देश की विकास है। और जहाँ तक हमने जनता से भी राय लेने की कोशिश की तो कहा कि अगर आपको आर्थिक मजबूती चाहिए, अगर भारत देश को अगर विकसित होते हुए देखना है तो आपको ये सब चीज़ें नुकसान झेलना पड़ेगा। ये कहना है। देखिए, आर्थिक विकास किसका हुआ? इन कंपनियों ने 6,000 करोड़ रुपया तो नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा के हाथ में डाल दिया। 1200-1100 करोड़ सब पार्टियों के हाथ में डाल दिया। जनता को क्या मिला? जिसको आपने कोल ब्लॉक दिया। यहाँ तक जब कोरोना काल में वैक्सीन लगाने वाला कंपनी से भी करोड़ों रुपया ले लिया और जबरिया देश के लोगों को वैक्सीन लगा दिया। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, मैं वैक्सीन नहीं लिया हूँ। देखा सरकार रिपोर्ट, अनिरुद्ध कुमार किसी वैक्सीन लिया, ठीक तो है? कुछ नहीं है। तो ये मोदी जी का अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के अर्थव्यवस्था को, देश की संसाधन को इनके हवाले कर देते हैं और उनसे फिर कमीशन लेते हैं। देश ये चल रहा है। दूसरी बात, आज आप देख लीजिए कि जो भी अंग्रेज काल से लेके पूर्व में जो भारत सरकार ने सड़क परिवहन यातायात का साधन किया, हमारे यहाँ मैं एक बात कहता हूँ कि शेरशाह सूरी ने एक रोड सड़क बनवाया था, दिल्ली कलकत्ता ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड 2, नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता है। आज देख लीजिए उस रोड का हालत। उसका मेजरमेंट करने के लिए अगर एक 50 किलोमीटर कहीं सही है तो 50 किलोमीटर कबाड़ है, 10 किलोमीटर सही है तो 20 किलोमीटर कबाड़ है। उसकी कहीं उसका सड़क का अच्छा से मरम्मती और बहुत अच्छा ढंग से चले, ऐसा नहीं हुआ। और हर 100 किलोमीटर पर टोल टैक्स लगा रखा है पैसा वसूली करने के लिए। अरे भाई, जब हम गाड़ी मोटर खरीदते हैं तो 1 टाइम टैक्स देते हैं, और भी सामान, जितना भी सामान खरीदते हैं सब में टैक्स देते हैं। उसके अलग से जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स भी लगा के रखा है, उसको भी देते हैं। फिर पथ चलने का भी कर देते हैं। लेकिन दांगी जी, ये सब चीज़ें, और जिसमें जो बात है, इस सड़क का जितना भी सड़क है,
इस पूरे में मैं घूम रहा हूँ, सड़क का कहीं ठिकाना नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं। उसके बाद भी सरकार ने करोड़ों अरबों रुपया का चंदा लेकर एक नया सड़क निर्माण करने के लिए भारतमाला सड़क परिवहन ला रहा है। ये सड़क से क्या होगा पता नहीं, सब संसाधन ढोने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। दूसरी बात, हजारीबाग में मैं जितना भी कहना चाहूँगा, आज से पूर्व में जितने लोग जनप्रतिनिधि थे, पार्टी थे, चुनाव में है, मैं भी चुनाव में भागीदारी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसलिए कि आज हजारीबाग को रेल लाइन दिया गया। बहुत वाहवाही लुटा एक पार्टी ने, और पार्टी के सांसद ने, और 2 बार 3 बार सांसद भी बन गया कि मैंने रेल लाया। आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस रेल में कितने लोग सवार किए? हजारीबाग के लोग दिल्ली चले गए, कलकत्ता चले गए, कहाँ चले गए? कौन गया इस रेल में? इस रेल में आप देख लीजिए, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में रामगढ़ से अगर आप जोड़ते हैं बरकाकाना से, तो तमाम स्टेशनों पर कोयला का बड़ा बड़ा डंप आड़ लगा हुआ है, और धूल गर्दा वहाँ के आसपास में 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में, 10 किलोमीटर के रेडियस में काला काला गर्दा मोटी परत पड़ गया। आप देख लीजिए बरकाकाना, भुरकुंडा, उसके बाद आप आइए स्याल, उसके बाद आप कुज्जू, आप उसके आगे आइए चरही, हर जगह आपको दिख जाएगा। उसके आगे आइए बेस, उसके आगे आइए आप बानादाग, कटकम सांडी, मतलब तमाम स्टेशनों पर रैक लोडिंग और रेलवे कोयला साइडिंग बन गया है। जनता के लिए रेल बना क्या? लेकिन ये सब बात अगर आप करेंगे तो लोग बोलेंगे आपको आप विकास विरोधी है। अरे भाई, मैं तो यही असली विकास की बात करूँ। जनता का तो विकास हुआ नहीं। आज हमको जाने के लिए कहीं गाड़ी तो, रेलगाड़ी तो मिली नहीं। रेलगाड़ी किसको मिली? एनटीपीसी को मिला। रेलगाड़ी किसको मिला? अडानी को मिला। रेलगाड़ी किसको मिला? कोयला ढोने के लिए मिला। कोयला तो ढो रहा है, हम तो उजड़ रहे हैं। तो जनता का कहाँ विकास है इसमें? जनता का तो कोई विकास नहीं है। लेकिन अब जब जनता के बीच जाएंगे तो क्या जो तथ्य आप बता रहे हैं, ठीक है, पूरे जिस हजारीबाग लोकसभा की बात हम कर रहे हैं, उस हजारीबाग लोकसभा में उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे तो इस चीज़ को, इस विचार को आप उन लोगों तक कैसे रखेंगे और इस मुद्दे को कैसे निकाल पाएंगे कि राम मंदिर के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं? अगर हम जहां तक रिपोर्टिंग अभी कर रहे हैं, राम मंदिर, 5 किलो राशन और गैस के अलावा और भी कुछ किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज़ें चुनौतियाँ होंगी आपके सामने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ 5 किलो राशन के सवाल पर। आज तो 5 किलो राशन दे रहे हो, पूरे देश में किसानों की हालत क्या है? एमएसपी नहीं हुआ, मैक्सिमम सपोर्ट जो प्राइस मिलना था नहीं मिला, और किसान जो स्वावलंबन की स्थिति में थे आज आपने नहीं दे सका। इस पूरे बड़कागांव बेल्ट में, केरेडारी बेल्ट में, हजारीबाग का प्राया पार्ट में कृषि बहुत अच्छी होती थी। अब इस कृषि को नुकसान करके, जहां हमारे यहाँ साधन था कि हमारे यहाँ जब काम होता था तो हमारे बगल जो मजदूर वर्ग थे हमारे खेत में काम करते तो उसके बदले में अनाज मिलता था। हमारे यहाँ सभी जातिगत पैसा था जिसको मिटा दिया गया। और जो 5 किलो की बात कहते हैं, 5 किलो अनाज जब खेत नहीं रहेगा तो मोदी जी अपना पॉकेट से नहीं लाएंगे। किसान के खेत से अनाज उत्पादन होता है, और आज तक कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है कि जिसमें धान पैदा हो, गेहूं पैदा हो, आलू सब्जी पैदा हो। ये कोई सिस्टम डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और मनुष्य को, मानव जीवन को भूख मिटाने के लिए, पेट के लिए ये खेत खलिहान होना जरूरी है, जल जंगल ज़मीन का होना जरूरी है। दूसरी बात मैं आज बताना चाहते हैं कि इस बड़कागांव में देख लीजिए, पूरे हजारीबाग में देख लीजिए, टेम्परेचर जो है 44 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। कहाँ था ये? तप रहा है हजारीबाग, तप रहा है। हजारीबाग तपना शुरू हो गया, जबकि हजारीबाग शहर को बागों की शहर कहा जाता था। यहाँ गर्मी में लोग ठंडा महसूस करते थे, और गर्मी के दिन में, गर्मी में बाग में हजारीबाग आकर बढ़िया महसूस करते थे, मनाने आते थे, गर्मी छुट्टी मनाने आते थे। आज हजारीबाग शहर की क्या दशा हो गई। आपके सामने 2 दिग्गज उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जायसवाल को सदर विधायक रहे 2 बार, उनको उम्मीदवार बनाया है, और कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जेपी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2 दिग्गज उम्मीदवार हैं। क्या कहेंगे कि आप उनके सामने जिस चीज़ की बात आप कर रहे हैं, उनके सामने आप टिक पाएंगे? मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, मैं ये बात जनता को, ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ जेपी और बीजेपी ये 2 चीज़ है। आप देख लीजिए, मैं कहता हूँ जेपी और बीजेपी। जेपी जो है, बीजेपी भी है और जेपी भी है। जहाँ एक बात कहते हैं कि हम टेकलाल महतो
स्वर्गीय टेकलाल महतो सम्मानित नेता थे, हमारे भी नेता रहे हैं। हम उनके आंदोलनकारी का बेटा है। अनिरुद्ध कुमार तो खुद का आंदोलनकारी है, टेकलाल महतो के नेतृत्व में आंदोलन किया है। वो आंदोलनकारी का बेटा कहता है। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम आंदोलनकारी के बेटा हैं, और यहाँ सैकड़ों हजारों आंदोलनकारी आज संघर्ष कर रहा है। मेरा तो संघर्ष 1991 ईस्वी से लेकर 2024 तक कंटिन्यू है। हम तो असली आंदोलन तो हम लोग करते हैं, वो तो आंदोलनकारी बेटा होने के लिए माल समेटने का काम ये लोग करता है। जहाँ तक बीजेपी का बात है, इस इलाके में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बीजेपी के जो भी उम्मीदवार हैं वो इस क्षेत्र को लूटने का काम किया है। इस क्षेत्र को लूटने का काम किया है, लोगों का रोजगार छीनने का काम किया है, यहाँ के युवाओं का अधिकार छीनने का काम किया है। और इसीलिए मैंने कई न्यूज़ चैनल में देखा कि जब उनका चुनावी संपर्क चल रहा था तो आम लोगों ने उनका विरोध किया, और इस क्षेत्र के लिए कोई इनके द्वारा नहीं किया गया है। 10 साल इसके पूर्व भी बीजेपी के लोग रहे थे, उसके पहले भी यहाँ एमएलए बीजेपी के था, लेकिन यहाँ पर जो जन विकास का काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। लोगों को धर्म का अफीम खिलाकर ठगने का काम कर रहा है, और विकास से लोगों को दूर हटाने का काम कर रहा है। विकास की ओर नहीं देखे, अधिकार की ओर नहीं देखे, इसलिए ये लोग इस तरह का सांप्रदायिक दंगा, भेदभाव फैलाने का, नफरत फैलाने का काम करता है। अभी हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा देश का संविधान बचाने का है, यहाँ पर रोजी रोजगार करने का है, नियोजन नीति बनाने का है, पलायन रोकने का है, और जो खुल गया उसमें लोगों को रोजगार दिलाने का है, और जहाँ नहीं खुला वहाँ उसको रोकने का है। और जो संविधान में 39 में है, संसाधनों पर जनता को मालिक बनाने का है। इसलिए मैं संसद, अगर हमको इस जनता यहाँ का मौका देती है तो इन सारे चीज़ों को मैं लागू कराऊंगा। इसके लिए डिबेट करूंगा, बहस करूंगा, संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करूंगा। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि जिस तरह से चुनाव अभी इतना महंगा हो गया है, अगर एक आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो लास्ट चुनाव हुआ था करीबन 1000 करोड़ रुपए का चुनाव हुआ था। ये मतलब जो खर्चा होता है चुनाव की, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इस जो खर्चा बढ़ा है आने वाले समय में धीरे धीरे, तो उस खर्चा को कैसे मैनेज करेंगे, और इस जो महंगा चुनाव है उसको कैसे मैनेज करेंगे अनिरुद्ध दांगी? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास खर्चा नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। इसी तरह से 1991 में यहाँ पर हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद माननीय भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी सांसद बने। फिर 2004 में जसवंत सिन्हा को हराकर भी सांसद बने। हमारा तो लड़ाई जन मुद्दों की लड़ाई है, और हम जनता और कैडर के ऊपर लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। हम धन बल की जो सामना है, जो धन्ना सेठ लोग बैठे हैं, उसका हम सामना जन बल से करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और बीजेपी का आसू के साथ गठबंधन है। उन दोनों को टक्कर देने के लिए एक हजारीबाग के अधिवक्ता जो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अनिरुद्ध दांगी ने नॉमिनेशन किया है। तो देखते हैं जनता किन के ऊपर भरोसा दिखाती है। आने वाले समय में देखना ये होगा, क्या अनिरुद्ध दांगी जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है, क्या वो कर पाते हैं या नहीं। इनसे पहले भी यहाँ पे हजारीबाग लोकसभा से 2 बार के सांसद रहे हैं भुवनेश्वर मेहता, जो कम्युनिस्ट पार्टी से आते थे। तो हमेशा ये यहाँ के लोगों के लिए लड़ते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, किसी ना किसी तरह से, या फिर कोर्ट की बात हो या फिर जन मुद्दों की बात हो, अपना आवाज़ उठाते ही रहते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि किस तरह से अनिरुद्ध दांगी घूम घूम कर ये प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि अगर आपको समस्या है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। क्या ये चीज़ें, ये मुद्दा ये पकड़ पाएंगे, और क्या लोग इनका ये साथ दे पाएंगे इस टाइम पे, इस लोकसभा चुनाव में? यही देखना होगा और यही मज़ेदार रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं अनिरुद्ध दांगी के बारे में और इस वीडियो के बारे में? उन्होंने जो कहा, अपना राय और विचार जरूर दें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।